हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता है, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपने ध्यान लगाइए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कल का सेशन कैसा रहा आप लोगों का? वायसराय वाला जो टॉपिक करवाया था गवर्नर जनरल, क्या आप लोगों को जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए थे क्या आप लोगों ने क्लियर कर लिए थे? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ऐसा कुछ जो आया जो समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ? जब आपको टॉपिक करवाया गया था तब आपको बताया गया था कि ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको जो कल क्वेश्चन करवाए गए थे एमसीक्यू क्वेश्चन, आपने वो बखूबी बेहतरीन तरीके से कर लिए थे और आप लोगों के लिए ईजी थे और आप लोगों ने जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को कर लिया होगा। क्लियर? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एशियंट इंडिया में से रहेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में से रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम हमें एशियंट इंडिया में से भी टॉपिक करवा दीजिए। तो चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करने वाले हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट जो लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और आज का जो सेशन है मान के चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय को खराब नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। मुझे पता है आप लोगों को ये टॉपिक आता है, फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कई बार नहीं पढ़ा होता, तो हम उनको भी थोड़ा समझाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है। क्लियर? सॉरी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के महात्मा बुद्ध, आपने सुना होगा बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है उसमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड आज हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि ये एशियन इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए आज हम अपना 1 नंबर जो है पक्का करते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से एक नंबर से ही हम अपने मार्क्स को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्कमन के नाम से जाना जाता है? चाहे हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, पंजाबी में पढ़िए, इन तीनों में ही एक ही वर्ड आएगा, महाविनिष्कमन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाविनिष्कमन? किस घटना को महाविनिष्कमन के नाम से जाना जाता है? चलिए महात्मा बुद्ध की आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, सुनिए, उसके बाद आप बताइए महाविनिष्कमन किसे कहा जाता है। देखिए महात्मा बुद्ध
इनकी जो माता थी, इनके माता का नाम क्या था? महामाया था। क्या नाम था? महामाया था। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ध्यान से सुनिए, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। और महात्मा बुद्ध का खुद का पर्सनल मतलब बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल के थे। क्या? जैसे वंश होते हैं ना, हर किसी का अपना अपना गोत्र होता है, कुल होता है। हर कोई, जैसे मैं अग्रवाल परिवार से हूँ, कोई किस परिवार से, तो हर किसी का अपना अपना कुल होता है, अपना वंश होता है। उसी तरह से महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। इस वजह से हम महात्मा बुद्ध को हम क्या कहते हैं? शाक्य बुद्ध कहते हैं। आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध को शाक्य बुद्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो कुल था वो क्या था? शाक्य था। क्या था? शाक्य था। और गोत्र समझते हो क्या है? हर किसी का अपना अपना गोत्र होता है। अगर नहीं पता तो आज अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि मम्मा पापा गोत्र क्या होता है, तो वो आपको बताएंगे। जब भी लड़का लड़की की शादी करनी होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि लड़का कौन सा गोत्र का है और लड़की कौन से गोत्र की है। बात समझ में? तो महात्मा बुद्ध का जो गोत्र था वो क्या था? गौतम था। क्या था? गोत्र तो गौतम था। इस वजह से महात्मा बुद्ध को हम क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध भी कहते हैं। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि महात्मा बुद्ध को हम शाक्य बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध को हम गौतम बुद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको याद रखना है। शाक्य बुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो कुल है उनका नाम है शाक्य, और इस वजह से शाक्य बुद्ध कहा जाता है। और इनका जो गोत्र है उसका नाम है गौतम, इस वजह से इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में? अब देखिए एक बार क्या होता है, ध्यान से सुनिए इस कहानी को। जो मैं स्टेप बोलती जा रही हूँ वो सुनते जाइएगा। एक बार इनकी माँ जो है महामाया जो है वो एक बार रात को सपना देखती है। क्या देखती है? सपना देखती है। सपने में देखती है कि एक सफेद रंग का हाथी जो है वो इनकी तरफ आ रहा है। उसके सूंड में, सूंड समझते हो जिस क्या बोलते हो आप इंग्लिश में, मुझे भी ध्यान नहीं है, जो सूंड है उसमें क्या है? कमल का फूल है। और वो जो हाथी है वो आ रहा है अपने सूंड में कमल का फूल लेकर आ रहा है। और वो जो कमल का फूल है वो महामाया के पेट में, मतलब जो गर्भ होता है जहाँ से बच्चे का जन्म होता है, उसमें क्या कर देता है? उसको रख देता है। तो वो कमल का फूल क्या है? वो महात्मा बुद्ध है। वो क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। जो कौन लेकर आया था? एक हाथी लेकर आया था। तो वो कमल का फूल क्या है? सिद्धार्थ है। इसके बाद महामाया जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। कुछ टाइम बाद में महामाया जो है एक बार कहाँ पे जा रही होती है? नेपाल जा रही होती है। नेपाल में एक जगह है, नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है कपिलवस्तु। क्या नाम है? कपिलवस्तु। क्या है नाम है? कपिलवस्तु। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में एक छोटा सा बगीचा है, बाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? लुम्बिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुम्बिनी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट इस चीज को कि उनकी जो माँ थी महामाया, वो नेपाल के कपिलवस्तु में जा रही थी। कपिलवस्तु के अंदर एक बाग था। उसने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं रेस्ट कर लेती हूँ। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी एक बगीचा है, एक बाग है, एक गार्डन है, वहाँ पे वो रेस्ट करती है। और इसी बीच में सिद्धार्थ का क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। जब इनका जन्म होता है तो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इनकी माँ क्या हो जाती है? मर जाती है। तो महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण है वो कौन करता है? इनकी मौसी कह लो, सौतेली माँ कह लो, जो क्या नाम है उसका? गौतमी बुद्ध। क्या नाम है? गौतमी बुद्ध या महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम है? महाप्रजापति गौतमी जो है वो इनका पालन पोषण करती है। मेरी बात समझ में आई? इनकी जन्म हुआ, इनके जन्म के 7वें दिन की जो माता थी महामाया, उसका क्या हो गया? देहांत हो गया, वो मर चुकी थी। इसके बाद उनका छोटे बच्चे को पालना तो पड़ेगा, तो इनका इस वजह से इनके पिता ने, शुद्धोधन ने किससे शादी कर ली? इनकी मौसी गौतमी बुद्ध से कर ली। और गौतमी बुद्ध जो इनकी मौसी भी थी, इनकी माँ भी थी, सौतेली माँ भी थी, उन्होंने इसका क्या किया था? पालन पोषण किया था। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध की पहली जो शिष्या बनी थी वो कौन बनी थी? गौतमी बुद्ध ही बनी थी, महाप्रजापति गौतमी ही बनी थी। क्लियर? बात समझ में? जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो नॉर्मल सी बात, आप सभी को पता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो पंडितों को हमारे घर में बुलाया जाता है ना, नामकरण करते हैं, वो कुंडली वगैरह देखते हैं। तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तो इनके पिता ने अपने घर में पंडितों को बुलाया था जो भविष्यवाणी करते थे। और एक का नाम था काल देवल, एक का नाम था कौंडिन्य। एक का नाम था काल देवल और एक का नाम था कौंडिन्य। इन दोनों ने क्या की? भविष्यवाणी की। शुद्धोधन को बताया कि आपका बालक, आपका बच्चा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, क्योंकि शुद्धोधन खुद एक राजा थे, शाक्य कुल के राजा थे। तो उनके जो काल देवल और कौंडिन्य ने क्या कहा? केटू
K2 कोआलदेवल और कौंडिन्य, इन दोनों ने कहा कि या तो आपका बच्चा बहुत बड़ा वो राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, मतलब साधु बनेगा। तो उसके पिता को टेंशन होगी कि चलो ठीक है, राजा बन गया बहुत अच्छी बात है, अगर सन्यासी बन गया तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो इतना बड़ा राजपाट है, कौन संभालेगा। तो उनके जो फादर हैं शुद्धोधन, उन्होंने हर प्रकार की सुविधाएं दी अपने बच्चे को, ऐसा लगा जैसे वो स्वर्ग की जिंदगी जी रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, होने को कोई नहीं रोक सकता। तो जो सिद्धार्थ था, उसके मन में ना, हालांकि उसके चारों तरफ से खुशियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मन हमेशा से ना ऐसे चिंतित सा रहता था, हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचता रहता था, अपने आप में गुम रहता था। ठीक है, एक बार उसने क्या सोचा कि यार क्यों ना हम अपना जो एरिया है, हम अपना जो राजपाट है, हम उसको क्या करके आए, विजिट करके आए, हम घूम कर आए। क्या करके आए, घूम कर आए। तो उसके साथ कौन गया था वो सुन लीजिए। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। और महात्मा बुद्ध के सारथी समझते हो, जो घोड़ा चलाता है सारथी, उसका नाम क्या था, चन्ना था। क्या नाम था, चन्ना। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। और महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, चन्ना था। ठीक है, ये लोग क्या हुआ, चले गए घूमने के लिए, चले गए। महात्मा बुद्ध वैसे भी सोचते रहते थे। तो जब ये लोग निकले तो इनको रास्ते में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिए, कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दी जिसने महात्मा बुद्ध का पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया। क्लियर, बात समझ में। पहले जब महात्मा बुद्ध गए, रास्ते में उनको ना एक बीमार आदमी मिला। क्या मिला, बीमार आदमी जो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे डिस्टर्ब था और मतलब खुश नहीं था। तो उसने चन्ना से पूछा कि भाई चन्ना, ये कौन है जो मतलब इतनी माड़ी हालत में है इतना। तो उसने कहा कि देखिए जनाब, ये जो इंसान का जो शरीर है, वो शरीर में बीमारियां भी आती हैं। जैसे आप हो, अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही रहोगे, आप बीमार भी होगे। तो उन्होंने देखा कि ये तो चीज़ सही नहीं है। फिर बाद में थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। किसको देखा, बूढ़े आदमी को देखा, जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था। मतलब उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत है, उनके फेस पे झुर्रियाँ ये थी वो। तो चन्ना से उन्होंने पूछा कि ये कौन है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था। तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जनाब, अगर आप इस संसार में आए हैं तो आपको इस अवस्था से होकर निकलना ही पड़ेगा, कभी ना कभी आप भी इस हालत में होगे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को टेंशन होगी कि भाई ये क्या चीज़ है। फिर थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी को 4 जो जन्ने हैं वो अपने कंधे पर उठा के लेके जा रहे हैं और पीछे बहुत सारे लोग रो रहे हैं। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने पूछा कि रोने की आवाज़ कैसी है। तो उन्होंने कहा कि चन्ना ने कहा कि भाई जो इंसान, ये दुनिया का एक नियम है, जो इंसान जन्म लेता है वो मरता जरूर है। जन्म लेना जो है निश्चित है, मतलब हमें पता होता है कि इस व्यक्ति का जन्म कब होगा, लेकिन जो मृत्यु है वो निश्चित नहीं है। तो कब मृत्यु आ जाए वो पता ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि ये क्या चीज़ है। फिर थोड़ी सी दूर आगे गए तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। वो सन्यासी इतना ज़्यादा, उसके फेस पे एक अलग ही तेज था, अलग ही चमक थी, वो सूर्य के समान चमक रहा था। उसके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी, एक अलग ही धुन थी। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने पूछा, चन्ना ने कहा कि भगवान महात्मा जी, ये वो बंदा है जिसने अपने सारे मोह माया को, मोह माया समझते हो कि सारी अपनी चीज़ों को छोड़ दिया है, घर परिवार को छोड़ दिया है। वो अब भगवान की भक्ति में क्या हो चुका है, लीन हो चुका है। उसको ऐशो आराम, मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, रील्स, उसने सब कुछ छोड़ दिए हैं भाई। ठीक है, और वो क्या हो चुका है, सन्यासी हो चुका है। क्लियर, बात समझ में आई। तो महात्मा बुद्ध काफ़ी इंप्रेस हुए। वो अपने महल में आए, उन्होंने मतलब उनके दिमाग में ये हुआ कि ये सब था क्या जो आज मैंने देखा। तो उन्होंने देखा कि मुझे एक कोई भी राजा नहीं बनना, मुझे क्या बनना, एक सन्यासी बनना है। मुझे वही तेज रखना है जो उस बंदे के मुंह पे थी। मुझे भगवान की भक्ति में लीन होना है। मुझे सच को जानना है कि सच क्या है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर क्या है। तो महात्मा बुद्ध जो है रात को बिना किसी को बताए अपने सारथी चन्ना के साथ, अपने घोड़े कंथक के साथ क्या हुए, घर से निकल पड़े। क्या हो गए, घर से निकल पड़े। और घर से निकलने की घटना को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध अपने घर से निकले थे, उस घटना को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, घर से चले जाना। उनका घर से चले जाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब निकलना। तो उनके घर से निकलने की घटना को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो देखो उनकी मृत्यु को हम क्या कहते हैं। यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, हर घटना को एक नाम दिया गया है। हर घटना को, उनका जब जन्म हुआ था, उनकी जब मृत्यु हुई थी, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति
प्राप्ति हुई थी, हर घटना को नाम दिया गया है। तो उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाणा कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाणा। क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, महापरिनिर्वाणा हो जाता है। मतलब जब व्यक्ति अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता हो तो व्यक्ति क्या प्राप्त कर लेता है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, मोक्ष मतलब स्वर्ग को जाना। तो वो व्यक्ति जो है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, महापरिनिर्वाणा। क्या हो जाता है, महापरिनिर्वाणा। उनका जन्म हुआ था। जन्म को इतिहास में किसी भी घटना के नाम से नहीं जाना जाता, बस इतना है कि उस दिन किसी बहुत बड़े आदमी का जन्म हुआ था, किसी बहुत बड़े संत का जन्म हुआ था। उनका घर से चले जाना, महाविनिष्क्रमण। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संबोधि। संबोधि का मतलब होता है जिसने ज्ञान को जान लिया हो, जिसने सच को जान लिया हो, जैसे ईश्वर को जान लिया हो। जैसे गुरु नानक देव जी जब 3 दिन तक उस नदी में रहे थे, तब वापस निकले, तब उन्होंने कहा न कोई हिंदू का, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान। तो उन्होंने क्या, उन्होंने सच को जान लिया था, उन्होंने ज्ञान को जान लिया था। उसी तरह से महात्मा बुद्ध ने भी जब ज्ञान को प्राप्त किया था तो उसे हम क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। तो उनकी मृत्यु को हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाणा कहते हैं। उनके जन्म को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, बस इतना कहते हैं कि उस दिन बहुत बड़े किसी संत का जन्म हुआ था। उनके घर से चले जाना, महाविनिष्क्रमण, और उनका ज्ञान को प्राप्त करना संबोधि की घटना कहलाती है। क्लियर, बात समझ में? तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महाविनिष्क्रमण। जब वो घर से निकले थे अपने किसके साथ, अपने सारथी के साथ। और अपने का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने किसके साथ वो अपने घर से निकले थे, कंथक के साथ और अपने सारथी चन्ना के साथ में निकले थे। कंथक जो था वो एक सफेद रंग का क्या था, घोड़ा था। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाँ जी, गौतम बुद्ध की माता किस कुल से थी? अभी मैंने आपको बताया इनकी जो माता थी वो क्या नाम था उनका, महामाया था। क्या नाम था, महामाया था। महामाया था, इनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। तो किस कुल की थी, क्या वो शाक्य कुल की थी? शाक्य कुल के तो भाई इनके पिता थे, तो दोनों सेम तो हो नहीं सकते, आपको पता ही है। दोनों सेम तो हो, इनके पिता जो थे वो तो शाक्य कुल के थे, मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि इनके पिता का नाम शाक्य कुल के थे, इस वजह से हम गौतम बुद्ध को हम क्या कहते हैं, शाक्य बुद्ध कहते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इनके पिता थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं माया वंश। तो माया वंश तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा वंश है उस टाइम पे हमने जब किया है। लिच्छवी की अगर हम बात करते हैं तो लिच्छवी आपको मैं बता दूं, महावीर स्वामी का आपने नाम सुना होगा, जो जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के जो रियल फाउंडर कौन थे, महावीर स्वामी थे, जो महावीर जैन थे। इनकी जो माता थी वो क्या थी, लिच्छवी वंश की थी। तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, महामाया कौन से वंश की थी, कोलीय वंश की थी, कोलीय राजवंश की कन्या थी। क्लियर, बात समझ में आई? इसी के साथ याद रखना स्टूडेंट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहता तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। क्या नाम था, राहुल था। क्या नाम था, राहुल था। तो यशोधरा से क्या निकला, राहुल निकला। क्योंकि कंफ्यूजन कहां पे होती है, क्योंकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम भी क्या है, यशोदा है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम भी क्या है, यशोदा है। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। तो रा से क्या निकला, राहुल निकला। रा से क्या निकला, राहुल निकला। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का, बेटे का नाम क्या है, राहुल है। इस वजह से उनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, हमेशा कंफ्यूजन होती है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। रा से क्या निकलता है, राहुल निकलता है। क्लियर, बात समझ में आई? तो यशोधरा भी कौन से वंश की थी, कोलीय वंश की थी। और इसकी जो माँ थी महामाया, वो भी कौन से वंश की थी, कोलीय राजवंश की कन्या थी। और महावीर स्वामी की जो माँ थी वो किसकी थी, लिच्छवी वंश की थी। किसकी थी, लिच्छवी वंश की थी। किसकी थी, लिच्छवी वंश की थी। क्लियर, बात समझ में आई? और शाक्य बुद्ध कौन थे, शाक्य कुल के कौन थे, इनके पिता थे। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। क्लियर, बात समझ में आई? एनी डाउट, किसी भी तरह का समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए,
हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, निम्न राजवंश में से किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? हाँ जी, हमें किस राजवंश से, मतलब किस डायनेस्टी से, किस एम्पायर से हमें यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी थी? अभी मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। अभी मैं जस्ट आपको ये बात बता के हटी हूँ। तो ये जो लुम्बिनी जो हमें है स्थान, वो हमें कहाँ से पता चलता है? मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये आंसर आता है। मैंने आपको ये डायनेस्टी, ये एम्पायर आपको करवाया है। क्या वो मौर्य आएगा, क्या वो शुंग आएगा, क्या वो सातवाहन आएगा, क्या वो कुषाण आएगा? हाँ जी बताइए, अब बताइए जल्दी जल्दी स्टूडेंट, क्या आ सकता है? देखिए मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। जो शुंग थे वो ब्राह्मण जाति के थे, शुंग जो थे वो ब्राह्मण जाति के थे। तो यहाँ से तो आप बात खत्म ही कर दीजिए, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछा गया। सातवाहन जो थे वो भी ब्राह्मण जाति के थे, तो ये भी यहाँ पे बात खत्म कर दीजिए। जो कुषाण थे वो एक विदेशी जाति थी। हालांकि इसके अंदर जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, किस राजवंश के? तो आप देखिए, आप सभी को पता है अशोक का नाम आप सभी ने सुना होगा, अशोक का नाम आप सभी ने सुना होगा। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का था, अशोक जो था उसने बौद्ध धर्म को क्या किया था, अपनाया था। तो अशोक की हमें यात्रा से पता चलता है, क्योंकि देखो अशोक का ना हमें क्या मिलता है, पिलर एडिक्ट्स मिलता है। क्या मिलता है? पिलर एडिक्ट्स। क्या मिलता है? पिलर एडिक्ट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। जो हिंदी के स्टूडेंट है वो ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, स्तंभ लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख। अगर आप बात करते हैं इंग्लिश में तो इसे हम पिलर एडिक्ट्स बोलते हैं, और हिंदी में अगर बात करते हैं तो स्तंभ लेख बोलते हैं। स्तंभ लेख मतलब कि, स्तंभ मतलब कि खंबा, और उस खंबे के ऊपर जो लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेख बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमें कहाँ से मिला है, रुम्नी देई से। कहाँ से? रुम्नी देई से, रुम्नी देई से। बात समझ में आई? तो अशोक का जो हमें लघु स्तंभ लेख है, मतलब कि छोटा स्तंभ लेख है, वो हमें कहाँ से मिला है, रुम्नी देई से मिला है। और रुम्नी देई को हम क्या कहते हैं, लुम्बिनी कहते हैं। वर्तमान में अशोक का हमें एक जो पिलर एडिक्ट्स है वो हमें कहाँ से मिला है, रुम्बिनी से मिला है। तो वो रुम्बिनी जो है उसे हम क्या कहते हैं, लुम्बिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लुम्बिनी के नाम से जानते हैं, जहाँ से पता चलता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उसकी क्या की थी, यात्रा की थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, माँ अशोक के बौद्ध धर्म होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है? क्या है? रुम्नी देई स्तंभ लेख। रुम्नी देई स्तंभ लेख क्यों? क्योंकि अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी, और उसने क्या किया था, जो धार्मिक टैक्स लिया जाता था, जो रिलीजियस टैक्स लिया जाता था, उसे क्या कर दिया, माफ कर दिया। क्योंकि ये महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली थी, इस वजह से उसने कहा कि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण, बर्थ प्लेस होने के कारण, मैं यहाँ पे जो रिलीजियस टैक्स लिया जाता है, जो धार्मिक टैक्स लिया जाता है, उसे मैं क्या करता हूँ, माफ करता हूँ। और उसने भूमि कर टैक्स को क्या कर दिया, जो लगान मतलब कि जो लैंड, जो भूमि टैक्स होता है, उसे इसने क्या कर दिया था, घटा दिया था। क्या कर दिया था? कम कर दिया था। तो याद रखिएगा, अशोक का जो लघु शॉर्ट जो पिलर एडिक्ट्स है, जिसे हम रुम्नी देई स्तंभ लेख कहते हैं, वहाँ वो जो है हमें कहाँ से मिला है, हमें लुम्बिनी से मिला है। एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा क्वेश्चन आता है, रुम्बिनी को वर्तमान में, करंट में किस नाम से जानते हैं? लुम्बिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लुम्बिनी। या फिर लुम्बिनी को किस नाम से जानते हैं? रुम्नी देई के नाम से जानते हैं। हमेशा आता है क्वेश्चन। तो वो हमें वहां से क्या मिला है, अशोक का हमें पिलर एडिक्ट्स मिला है। वहां से हमें पता चलता है कि अशोक ने इसकी क्या की थी, यात्रा की थी, उसे विजिट किया था, और यहाँ पे उसने धार्मिक टैक्स को क्या किया था, माफ किया था, और भूमिक टैक्स को इसने क्या कर दिया था, घटा दिया था। क्यों? क्योंकि ये महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली थी। तो किसका मिला है हमें? मौर्य राजवंश का मिला। किसका मिला है? मौर्य राजवंश का मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? आगे बढ़े तो किस राजवंश का हमें लुम्बिनी से हमें स्तंभ लेख मिला है, शिला लेख मिला है, तो वो किसका मिला है हमें? किसका मिला है हमें? अशोक का मिला है। क्लियर? किसी प्रकार की दिक्कत? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अभी हम इसके बारे में बात करके हटे हैं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था। हाँ जी स्टूडेंट, कहाँ पे मैंने तो बस आपको यही बताया था कि महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है। क्या होता है महापरिनिर्वाण का मतलब? जब महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो महात्मा बुद्ध जब मृत्यु हुई थी तब उस टाइम पे कहाँ पे थे? देखिए स्टूडेंट, इसके पीछे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, महात्मा बुद्ध जो थे उस टाइम पे एक बार पावा गए थे। कहाँ पे गए थे? पावा गए थे। पावा यूपी के अंदर एक जगह है, यूपी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पावा। वहाँ पर गए, वहाँ पर एक व्यक्ति था, एक महात्मा बुद्ध का शिष्य था। उसने महात्मा बुद्ध को कहा कि आप प्लीज़ मेरे घर पे खाना खाने आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, महात्मा बुद्ध चले गए। महात्मा बुद्ध को खाने में, भोजन में क्या परोसा गया होगा? मतलब उनको खाने में क्या दिया होगा? क्या दिया होगा बताइए? सुअर का मांस, पिग का मांस। मतलब कि क्या दिया था? पिग का मांस। क्या दिया था? पिग का मांस दिया था। क्या दिया था? पिग मतलब कि नॉनवेज खाना दिया था। क्या दिया था? नॉनवेज। और महात्मा बुद्ध ने उसको, अपने शिष्य ने परोसा है, तो महात्मा बुद्ध ने उसको क्या कर लिया? खा लिया। क्या कर लिया? खा लिया। कहाँ पे? पावा में। किसने परोसा था? वो चुंद। किस व्यक्ति ने परोसा था? चुंद नाम का व्यक्ति था, जो क्या था? एक सुनार था। सुनार या फिर लोहार था। क्या था? सुनार या फिर लोहार था। इसमें कंफ्यूजन रहता है, सुनार था या लोहार था, ये सभी किताबों में डाउटफुल है। तो सुनार जो था या लोहार था, वो चुंद नाम का एक व्यक्ति था। उसने पावा में महात्मा बुद्ध को अपने घर पे इन्वाइट किया और उनको खाने में नॉनवेज परोस दिया। महात्मा बुद्ध ने वो खाना खा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध कहाँ पे गए? वैशाली गए। कहाँ पे गए? वैशाली गए। वहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना क्या दिया? उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। ये महात्मा बुद्ध का लास्ट उपदेश था। ये महात्मा बुद्ध का लास्ट उपदेश था। इसी में वैशाली में कह दिया था कि अब जो है मेरे, मतलब मैं जो है, मैं मरने के निकट हूँ, ये मेरा लास्ट उपदेश है। वैशाली के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपना क्या दिया था? लास्ट उपदेश दिया था। और यहीं पर इन्होंने अपना क्या बनाया था? अंतिम यहाँ पर इन्होंने लास्ट उपदेश दिया था एक व्यक्ति जिसका नाम था सुभद्र। क्या नाम था? सुभद्र। मेरी बात समझ में आ रही है कि महात्मा बुद्ध पावा से कहाँ पे गए? वैशाली गए। वैशाली में इन्होंने क्या दिया? हालांकि ये बीमार तो हो चुके थे, लेकिन यहीं पर इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरे मरने के दिन जो है निकट आ चुके हैं। वैशाली में इन्होंने क्या दिया था? लास्ट उपदेश दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। किसको दिया था? सुभद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना लास्ट टाइम कहाँ पे बिताया था? तो कहाँ पे बिताया था? वैशाली में। और किसको अंतिम उपदेश दिया था? लास्ट उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि चुंद ने महात्मा बुद्ध को खाना कहाँ पे खिलाया था? पावा में खिलाया था। इन्होंने लास्ट उपदेश कहाँ पे दिया था? वैशाली में दिया था। लास्ट रेनी सीजन इन्होंने कहाँ बिताया था? वैशाली में बिताया था। और वहां पर इन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को दी। किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। तो महात्मा बुद्ध वैशाली से उसके बाद कहाँ पे गए? कुशीनगर गए। कहाँ पे गए? कुशीनगर। कुशीनगर जिसे हम क्या कहते हैं? कुशीनारा। क्या कहते हैं? कुशीनारा। ये भी कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। और यहाँ पे जाकर महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। मेरी बात समझ में आई? समझ में आया? पहले महात्मा बुद्ध कहाँ गए? पावा गए, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया। उसके बाद वो वैशाली आए, वहाँ पे इन्होंने लास्ट उपदेश दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। उसके बाद वो कहाँ गए? कुशीनगर गए। और कुशीनगर में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आप सभी को पता है। बोध गया में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सच की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। और महात्मा बुद्ध जो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्लियर है? बात समझ में आई? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पे है? यूपी में। कुशीनगर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? कुशीनारा के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा लो। इसी के साथ पावा में इन्होंने खाना खाया था। उसके बाद ये वैशाली गए। वैशाली में इन्होंने लास्ट उपदेश दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। उसके बाद ये कुशीनगर गए और कुशीनारा में इसको इनकी मृत्यु हुई थी। क्या कहते हैं? इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई?
एनी डाउट, किसी भी तरह का समस्या? समझ में आ रहा है टॉपिक? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, 15 मई को पीएस टेट का बैच शुरू हो चुका है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई हमें हिस्ट्री को बहुत ही गहराई से कॉन्सेप्ट वाइज समझना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। क्लियर, बात समझ में आई? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अभी मैंने आपको अभी जस्ट बता के हटी हूँ कि गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला लास्ट व्यक्ति कौन था? कौन था? हाँ जी बताइए। आनंद कौन था? आनंद कौन था? महात्मा बुद्ध का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। महात्मा बुद्ध का सबसे फेवरेट मतलब कि सबसे प्रिय शिष्य था। प्रिय शिष्य था, प्रिय मतलब कि फेवरेट स्टूडेंट था। क्या था? आनंद। क्या था? आनंद। एक स्टूडेंट और था, उपाली। क्या नाम था? उपाली, जो महात्मा बुद्ध का सबसे क्या था? प्रमुख स्टूडेंट था। मतलब कि एक तो होता है प्रिय, एक तो होता है प्रिय मतलब जो दिल को छूता है, एक वो होता है जो प्रमुख मतलब कि सारे काम किससे करवाए जाते हैं? उसी से करवाए जाते हैं जो काम करने में क्या होता है? माहिर होता है। तो महात्मा बुद्ध के दो स्टूडेंट फेमस हैं, एक का नाम है आनंद, एक का नाम है उपाली। आनंद जो है महात्मा बुद्ध का फेवरेट स्टूडेंट है। देखो अगर याद नहीं रहता तो याद रखना। आनंद, आनंद कब आता है? जब हम अपने प्रिय को देखते हैं, हम अपने फेवरेट को देखते हैं तो आनंद आ गया। ठीक है, उपाली प से प्रमुख क्या बन गया? प से प्रमुख, तो उपाली क्या हो गया? प्रमुख शिष्य हो गया। ठीक है, बात समझ में? क्वेश्चन क्या पूछा गया? अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अभी याद कीजिए, मैंने अभी जस्ट आपको बता के हटी हूँ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो कौन था? सुभद्र दिया। कहां पे दिया था? वैशाली में। कहां पे दिया था? वैशाली में। क्लियर, बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? एनी डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु में कहाँ रहे थे? अभी हम इस बारे में बात करके हटे हैं। देखो एक स्लाइड के अंदर हमने सारे ही क्वेश्चन कर लिए थे। अभी मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध पावा गए, पावा में इन्होंने खाना खाया, उसके बाद वो कहाँ पे गए? वैशाली गए। वैशाली में इन्होंने लास्ट उपदेश दिया था। और सब रेनी सीजन, जो लास्ट रेनी सीजन था वो उन्होंने कहाँ पे बिताया था? कहाँ पे बिताया था? लास्ट रेनी सीजन समझते हो? जब वर्षा शुरू होती है। ये जो संत होते हैं ना, इनका एक चीज है, ये आप अगर कभी नोटिस करें, जब वर्षा का टाइम शुरू होता है, बारिश का टाइम हो जाता है, तो ये कहीं एक जगह अपनी एक वो बनाकर, एक सीट बनाकर वहीं पर रहने लग जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो लास्ट जो रेनी सीजन था वो कहाँ पे बिताया था? हालांकि क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा रेनी सीजन कहाँ पे बिताए थे? क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनो, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा रेनी सीजन कहाँ बिताए थे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने लास्ट रेनी सीजन कहाँ बिताया था? देखो दोनों क्वेश्चन अलग है। एक तो आ गया सबसे ज्यादा और एक लास्ट आ गया। तो सबसे ज्यादा कहाँ बिताए थे? बताइए कहाँ बिताए थे? बताइए सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु, जो बारिश का टाइम होता है, तो वो एक जगह अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्टेबल कर लेते हैं। वो कहीं घूमते नहीं है। तो वो क्या, कौन सा, कहाँ पे बिताए थे सबसे ज्यादा रेनी सीजन? तो वो कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में। कहाँ पे बिताए थे? श्रावस्ती में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लास्ट रेनी सीजन, लास्ट रेनी सीजन पूछा गया है। लास्ट रेनी सीजन अभी हम बात करके हटे हैं। कहाँ पे? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। पहले सबसे ज्यादा उन्होंने रेनी सीजन कहाँ पे बिताए? श्रावस्ती में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आता है। सबसे ज्यादा रेनी सीजन इन्होंने कहाँ पे बिताए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अगर क्वेश्चन आता है अंतिम लास्ट रेनी सीजन, तो वो क्या आ गया? वैशाली में। क्या आ गया? वैशाली। उसके बाद वो कहाँ पे गए? कुशीनगर गए, जहाँ पे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु, जिसे हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने पहला, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना बोध गया में, उसके बाद महात्मा बुद्ध कहाँ पे गए थे? सारनाथ गए थे। और सारनाथ में इन्होंने अपना क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। क्या दिया था? पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में, यूपी में। मेरी बात समझ में आ गई कि श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा रेनी सीजन बिताए थे। वैशाली के अंदर इन्होंने क्या किया था? लास्ट रेनी सीजन बिताया था। कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। दिमाग में बिठा लो सारी चीजें। और सारनाथ में इनको क्या हुआ था? पहला उपदेश दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब धर्म रूपी चक्र का चलना। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास में इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म रूपी चक्र का चलना। क्लियर, बात समझ में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? लास्ट रेनी सीजन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
आल्रा कालाम कौन थे? आल्रा कालाम कौन थे? तो देखिए स्टूडेंट, जब महात्मा बुद्ध अपने घर से निकले थे, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने सबसे पहले वो चाहते थे कि मुझे एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले। तो महात्मा बुद्ध सबसे पहले किसके पास गए? आल्रा कालाम के पास गए। किसके पास? आल्रा। तो आल्रा कालाम कौन थे महात्मा बुद्ध के? क्या महात्मा बुद्ध के शिष्य थे? नहीं। क्या एक बौद्ध भिक्षु थे? नहीं। क्या बुद्ध के समय के एक राजा थे? नहीं। महात्मा बुद्ध के क्या थे? शिक्षक थे। क्या थे? टीचर थे। क्या थे? टीचर थे। आल्रा कालाम कौन थे? महात्मा बुद्ध के दो टीचर थे, एक का नाम था आल्रा कालाम, एक का नाम था उदक राम पुत। एक का नाम था आल्रा कलाम। आल्रा कलाम से इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? मैथमेटिक्स की, सांख्य दर्शन की। जिसे आप मैथमेटिक्स बोलते हो उसे हिंदी में सांख्य बोलते हैं। मैथमेटिक्स की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? आल्रा कलाम से। और योग की शिक्षा, योग की, जैसे समाधि लगाते हैं तो योग ही करते हैं, तो योग की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? उदक रामपुत्र से। तो उदक रामपुत्र तो वो क्या थे? इनके गुरु थे, उनसे उन्होंने योग की शिक्षा ली थी। और आल्रा कलाम से किसकी ली थी? मैथमेटिक्स की। किसकी? मैथमेटिक्स की, गणित की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? आला। कई बार क्वेश्चन आता है, क्या बौद्ध धर्म के ऊपर मैथमेटिक्स मतलब सांख्य दर्शन का इफेक्ट दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जिनसे एजुकेशन ली थी वो आल्रा कलाम जो थे वो क्या थे? मैथमेटिक्स के टीचर थे। इस वजह से हमें बौद्ध धर्म के मैथमेटिक्स का इफेक्ट दिखाई देता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो आल्रा कलाम कौन थे? वो महात्मा बुद्ध के एक टीचर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ मिलता है। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आल्रा कलाम और उदक रामपुत्र कौन थे? दोनों ही महात्मा बुद्ध के क्या थे? टीचर थे। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? अभी जस्ट हम बात करके हटे हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? क्या लुम्बिनी में दिया था? लुम्बिनी में तो महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। बोध गया में महात्मा बुद्ध को क्या हुए थे? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी। लुम्बिनी से कहाँ पे गए? बोध गया। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद कहां पे गए? सारनाथ में। इन्होंने पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। क्या दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म रूपी चक्र का चलना। क्लियर? बात समझ में आई? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? बात समझ में आ गई? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या? आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इंग्लिश मास्टर गाइड का जो बैच है वो 27 मई से शुरू हो चुका है। जो स्टूडेंट मास्टर गाइड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए हैं? हाँ जी, अभी जस्ट हम इस बारे में बात करके हटे हैं कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जहाँ पे रेनी सीजन बिताए थे, सबसे ज्यादा जब बारिश का टाइम जहाँ पर महात्मा, नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर सबसे ज्यादा रहेंगे वहीं पर सबसे ज्यादा उपदेश देंगे। तो महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा कहाँ पे रहे थे? सबसे ज्यादा रेनी सीजन उन्होंने कहाँ पे बिताया था? क्या वैशाली में बिताया था? क्या श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, क्या राजगृह में? हाँ जी स्टूडेंट बताइए, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा रेनी सीजन कहाँ पे बिताए थे? बताइए, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी एंड राजगृह। हाँ जी, कहाँ पे बिताए थे? जल्दी जल्दी बताइए, महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा रेनी सीजन कहाँ पे बिताए थे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी एंड राजगृह। हाँ जी, वैशाली में तो महात्मा बुद्ध ने लास्ट रेनी सीजन या लास्ट उपदेश दिया था, आपको याद होगा। कौशाम्बी कोई कनेक्टेड है ही नहीं। राजगृह, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी किससे? किससे? आल्रा कलाम से। किससे? आल्रा कलाम से। आल्रा कलाम और उदक रामपुत्र से। उदक रामपुत्र से। उदक रामपुत्र से। पहले वो वैशाली गए, उसके बाद राजगृह। राजगृह में उन्होंने एजुकेशन ली थी किससे? आल्रा कलाम से। आल्रा कलाम से शिक्षा कहाँ पे ली थी? कहाँ पे ली थी? राजगृह में। क्लियर? अब बात करते हैं हम श्रावस्ती की। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा रेनी सीजन कहाँ पे बिताए थे? श्रावस्ती में। और सबसे ज्यादा उपदेश भी कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए हैं? श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। और क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा रेनी सीजन कहाँ बिताए थे? तो वो भी कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। क्लियर है?
बात समझ में आई? समझ में आया? एनी डाउट किसी भी तरह का? हो जाएगा किसी भी तरह की समस्या? जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं समझ में आए हैं? समझ में आए? तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं कल के लिए भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है या कोई हमें भागना है, हमारी दौड़ है, ओलंपियाड है, ओलंपिक हो रहे हैं। नहीं, हमें अपना सिलेबस हमें आराम से करना है, लेकिन हमें समझ के करना है। बात समझ में आई? तो महात्मा बुद्ध वाला जो टॉपिक है वो आज के लिए हम पेंडिंग छोड़ते हैं। जितने क्वेश्चन करवाए गए सारे इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है आपके पेपर में यही छपे हुए मिल जाएं। कल भी हम महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था। एक ही क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन करवाना बहुत ही मुश्किल था, नॉर्मल सी बात है। तो कल भी हम महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, महात्मा बुद्ध की बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ, एजुकेशन, वो जो सारी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से, तो वो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट लाइव आए, कल भी आना मत भूलना, क्योंकि कल हम टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात, आज जितने क्वेश्चन करवाए गए अपने दिमाग में बिठा के आना, क्योंकि ये जो है वो कल की क्लास का बेस है। क्लियर? बात समझ में आए? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। कल हम इस क्लास को दोबारा विराम नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो टू बी कंटिन्यूड का हम यहाँ पे रखते हैं कि कल भी हम इस क्लास को करेंगे। तो होप सो आज आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए गए समझ में आए हैं। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो जरूर बताइए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कितना कुछ सीखने को मिला, जरूर मुझे बता के जाइएगा। क्यों, देखिए स्टूडेंट, हमें भी तो मोटिवेट होने का एक मौका मिलना चाहिए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें भी तो आप मोटिवेट कीजिए। तो हमें जरूर बता के जाइए कीजिए कि आप लोगों का आज का सेशन कैसा रहा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कैसा रहा, क्या डाउट्स हैं, वो भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम तो नहीं देंगे, टू बी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रितु मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप सभी को PS टेट का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप, जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं, उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको देखो कोर्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, PS टेट, क्या लिखना है आपको, PS टेट लिखना है। क्या लिखना है, PS टेट मई, PS टेट मई। क्लियर? बात समझ में? उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपके पास सामने एक पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा। इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं। आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी, आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं, आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप UPI कार्ड एंड नेट बैंकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको, अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए। आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।